हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू बायोलॉजी दृष्टा। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज का लेक्चर आप लोगों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है बिकॉज एज यू नो कि एनसीईआरटी की बुक्स चेंज हो गई है और आपकी अब न्यू जो बुक है 9th क्लास साइंस की, उसका नाम है एक्सप्लोरेशन। आपकी इस बुक में बायोलॉजी के 4 चैप्टर्स हैं। हम चारों चैप्टर्स को कवर करेंगे वन बाय वन, बट आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 2। देखो बच्चों, इस चैप्टर में आपको मैं एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। इसका भी एक रीज़न है, क्योंकि एक तो आपकी बुक नहीं है और दूसरा जब हम बुक से पढ़ते हैं ना, डायरेक्ट अपनी बुक से चैप्टर पढ़ते हैं तो फील ही एक अलग होती है। क्योंकि पीपीटी से चीज़ें समझ में तो आ जाती है ईजिली, क्योंकि उसमें थोड़ी सिंपल लैंग्वेज में चीज़ों को एक्सप्लेन किया जाता है। बट जब बाद में हम अपनी बुक से पढ़ने बैठते हैं तो चीज़ें उतनी समझ में नहीं आती, बुक की लैंग्वेज समझने में डिफ़िकल्टी आती है, चीज़ों में उतनी क्लैरिटी नहीं मिलती। इसलिए हम ये सारे जो चैप्टर्स हैं बायोलॉजी के वो अपने एनसीईआरटी बुक्स से करेंगे, हर एक लाइन को अच्छे से समझेंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर विच इज़ सेल द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। सेल को समझने के लिए एक अच्छा सा एग्जाम्पल है जो सभी टीचर्स देते हैं लगभग, और हमारे टीचर्स ने भी हमें इस टॉपिक को पढ़ाते टाइम यही एग्जाम्पल दिया था, विच इज़ वेरी परफेक्ट। इमेजिन करो बच्चों, अगर आपको क्या एक बिल्डिंग बनानी है तो उसके लिए आपको क्या चाहिए? बनाने के लिए आपको बेसिकली किस चीज़ की ज़रूरत होगी? किसकी होगी? किस चीज़ की ज़रूरत होगी? ब्रिक्स की। ऑब्वियस सी बात है, जब हम बिल्डिंग बनाएंगे तो हमें उसको बनाने के लिए ब्रिक्स की ज़रूरत होगी। वैसे ही जो ब्रिक्स का जो रोल होता है ना एक बिल्डिंग को बनाने के लिए, लगभग वैसा ही कुछ रोल होता है सेल का हमारी बॉडी में। क्योंकि हम जो सेल है वो भी क्या है, हमारी बॉडी की स्ट्रक्चरल यूनिट है, एक बेसिक यूनिट है। जैसे ब्रिक्स से एक बेसिक यूनिट है ना बिल्डिंग के लिए, वैसे ही सेल से हमारी बॉडी बन रही है। और हम क्या है, फंक्शन करते हैं, लिविंग थिंग्स हैं। तो जो सेल है वो भी क्या है, लिविंग है और फंक्शनल यूनिट भी है। इसलिए ये क्या कह रहे हैं कि जो सेल है वो क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर। देखो यहाँ आपके चैप्टर के स्टार्टिंग में एक बॉक्स दिया गया है, थिंक इट ओवर। इसमें कुछ क्वेश्चंस है, जैसे सेल कहाँ से आई, वेयर डज ए सेल कम फ्रॉम, कैसे टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस ने हमारे हेल्प की एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने में उस वर्ल्ड के बारे में जिसको हम अपनी नेकेड आई से नहीं देख पाते। हाउ इज़ द सेल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, की सेल कैसे हमारी स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट है लाइफ की, और सेल कैसे मल्टीप्लाई करती हैं। डोंट वरी, आपको इन सब क्वेश्चंस के आंसर आपके चैप्टर में मिल जाएंगे। अभी स्टार्ट करते हैं एक बार चैप्टर को। इट इज़ वाइडली एक्सेप्टेड अमंगस्ट द साइंटिस्ट कम्युनिटी दैट द लाइफ ओरिजिनेटेड इन वाटर। Some researchers believe that life may have originated in small water pools with changing environmental conditions rather than in the ocean। ये कह रहे हैं कि कुछ जो साइंटिफिक कम्युनिटी है उनके बीच में ये वाइडली एक्सेप्टेड है कि जो लाइफ है वो वाटर के अंदर ओरिजिनेट हुई थी। लेकिन वहीं कुछ रिसर्चर का ये मानना है कि जो लाइफ है वो स्मॉल वाटर पूल्स के अंदर ओरिजिनेट हुई है विद चेंजिंग देयर एनवायरमेंटल कंडीशंस रेदर देन द ओशंस। कुछ कहते हैं कि ओशन में पहले लाइफ ओरिजिनेट हुई थी और कुछ कहते हैं स्मॉल वाटर पूल्स के अंदर लाइफ ओरिजिनेट हुई थी। ये जो स्मॉल वाटर पूल्स का एग्जाम्पल क्या है, हॉट स्प्रिंग है ऑफ सच एनवायरमेंट्स। ठीक है, उनके अंदर ऐसे एनवायरमेंटल कंडीशंस प्रेजेंट होती है। हमारे इंडिया में एक हॉट स्प्रिंग है पुलवा वैली के अंदर, लद्दाख में। वहाँ पे जो उसका जो टेम्परेचर है, जो वाटर का टेम्परेचर है वो बहुत हाई है, नियरली एट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। जो पुगा वैली में जो हॉट स्प्रिंग है उसके वाटर का टेम्परेचर लगभग बॉइलिंग वाटर के टेम्परेचर के बराबर है। अब एक बार देखते हैं कि ये हॉट स्प्रिंग क्या होते हैं। तो रेन वाटर है या ग्राउंड वाटर है वो हमारे अर्थ के नीचे डिसेंड कर जाते हैं और वहाँ पे जो मैग्मा, मोल्टन रॉक्स वगैरह पर इसको हीट मिलती है और इसका टेम्परेचर कैसा होता है, हाई हो जाता है। फिर ये क्रैक्स के थ्रू वो वापस बैक फ्लो करता है और अर्थ के सरफेस पे आ जाता है। इसलिए इस जो वाटर है इसका टेम्परेचर कैसा होता है, हाई होता है। ये होते हैं हॉट स्प्रिंग। ऐसा ही हॉट स्प्रिंग हमारी पुगा वैली के अंदर प्रेजेंट है जिसका वाटर लगभग बॉइलिंग वाटर के टेम्परेचर के बराबर है। कह रहे हैं कि जो ये हॉट स्प्रिंग है इनकी एनवायरमेंटल कंडीशन वैसी ही है जैसी हमारी अर्थ के ऊपर 3.5 बिलियन ईयर्स एगो थी। ये कह रहे हैं कि जो हॉट स्प्रिंग है इनके अंदर जो बैक्टीरिया रहते हैं उनको हम बोलते हैं थर्मोफाइल्स। थर्मो मीन्स होता है हीट और टेम्परेचर, और फाइल मीन्स होता है लविंग। ये हीट लविंग बैक्टीरिया होते हैं और ये यूनिसेलुलर होते हैं। ये हाई टेम्परेचर को ये बैक्टीरिया हैं, ये हाई टेम्परेचर को टॉलरेट करने के लिए कैपेबल होते हैं।
देखो ये हॉट स्प्रिंग, ये पूगा वैली में जो हॉट स्प्रिंग प्रेजेंट है उसकी पिक्चर है। देखो ये स्मॉल वाटर बॉडी है ना, और इसके अंदर जो ये वाटर है ये देखो यहाँ से बैक फ्लो कर रहा है। और इसका टेम्परेचर कैसा है, इसका टेम्परेचर बॉइलिंग वाटर के टेम्परेचर के बराबर है लगभग। Scientists from the Birbal Sahani Institute of Paleosciences, Lucknow, studied these hot springs and found that कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म्ड रैपिडली अराउंड दैम। ये कह रहा है कि जो बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट है पैलियो साइंस का लखनऊ के अंदर, वहाँ के साइंटिस्ट ने क्या स्टडी किया कि जो ये हॉट स्प्रिंग है वहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट क्या हो रहा है रैपिडली, जो हॉट स्प्रिंग है इनके अराउंड कैल्शियम कार्बोनेट रैपिडली फॉर्म हो रहा है। और दीज डिपॉजिट्स में हैव प्रोटेक्टेड अर्ली ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल फ्रॉम हार्मफुल रेडिएशन एंड एक्सट्रीम कंडीशन। और ये कह रहा है कि जो ये डिपॉजिट है कैल्शियम कार्बोनेट का, ये क्या करता है, ये प्रोटेक्ट करता है जो अर्ली मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है ना उनको, किससे, हार्मफुल रेडिएशन से और एक्सट्रीम कंडीशन से। एंड दे मे हैव ऑल्सो हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन, द बैरियर दैट डिफाइंस ए सेल। अब ये क्या कर रहा है, जो डिपोजिशन हो रहा है अर्ली जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके अराउंड कैल्शियम कार्बोनेट का, ये क्या कर रहा है, ये हेल्प कर रहा है इसकी जो फर्स्ट प्रोटेक्टिव लेयर होती है ना उसकी फॉर्मेशन में। वो क्या होती है, बैरियर होती है, और जो हमारी सेल को डिफाइन करती है। देखो फॉर एग्जांपल ये क्या है, अर्ली मॉलिक्यूल्स हैं, और जो ये है कैल्शियम कार्बोनेट, ये क्या है, इसके चारों तरफ क्या बना रहा है, एक प्रोटेक्टिव लेयर की फॉर्मेशन करने में हेल्प कर रहा है। और ये सेल क्या है, ये और ये जो मेम्ब्रेन बनी है ये क्या है, एक बैरियर है जो कि सेल को डिफाइन करेगा, यानी कि सेल मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन में ये हेल्प कर रहा है। देखो ये कौन है, ये हमारे इंडियन साइंटिस्ट है जिनका नाम है बीरबल साहनी। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने पैलियोबॉटनी की फाउंडेशन रखी थी और बहुत सारे रिसर्च और इनका बहुत सारा योगदान है। और इन्होंने बहुत सारी डिस्कवरीज की थी। पैलियो साइंस क्या होती है इसको समझते हैं। पैलियो साइंस में एक ब्रांच ही होती है साइंस की जिसके अंदर हम जो अर्थ की डीप स्टडी है, हिस्ट्री की, कैसा क्लाइमेट था, कैसे चेंज हुआ टाइम के साथ, उन सब चीज़ों की स्टडी करते हैं। और यहाँ पे आपको कैल्शियम कार्बोनेट दिख रहा होगा, देखो जो क्या कर रहा था, जो अर्ली मॉलिक्यूल्स थे उनकी क्या कर रहा था, प्रोटेक्टिव लेयर बनाने में हेल्प कर रहा था। और यहाँ एक दूसरे हॉट स्प्रिंग का, यहाँ पे एक दूसरे हॉट स्प्रिंग की, इससे पहले हमने पूगा वैली में जो हॉट स्प्रिंग प्रेजेंट था उसकी पिक्चर देखी थी ना, वहीं ये दूसरा हॉट स्प्रिंग है जहाँ देखो ये आपको वाइट सा ये ऊपर जो है वो क्या है, ये कैल्शियम कार्बोनेट की डिपोजिशन है वो दिख रही होगी। और ये जो वाटर है ये देखो कैसे वाटर वेपर्स के अंदर चेंज हो रहा है। इससे पहले जो आपने पूगा वैली में जो हॉट स्प्रिंग था उसकी पिक्चर देखी थी, ये भी एक हॉट स्प्रिंग है। यहाँ पे देखो आपको दिख रही होगी अच्छे से, जो ये वाइट है ये क्या है, इसके चारों तरफ ये कैल्शियम कार्बोनेट की डिपोजिशन है। और जो वाटर का टेम्परेचर देखो आपको दिख रहा होगा, वाटर कैसे वाटर वेपर के अंदर चेंज हो रहा है, हाई टेम्परेचर है इसका वाटर का। All living organisms are made up of cells. The cells represents the basic level at which life exists. Some organisms such as bacteria or yeast consist of only one cell, while other like plants, fish, birds, humans are made up of millions of cells that work together. A group, अब ये क्या कह रहा है कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स किससे बने होते हैं, सेल से बने होते हैं। या तो उनकी बॉडी एक सेल से बनी होती है या मोर देन वन सेल से बनी होती है। जैसे कुछ बैक्टीरिया का एग्जाम्पल दिया इसने बताया, जैसे कुछ ऑर्गेनिजम्स का एग्जाम्पल दिया है, जैसे बैक्टीरिया हो गया, ईस्ट हो गया, वो क्या है, यूनिसेलुलर है जिनकी बॉडी एक सेल से बनी होती है। और वहीं दूसरी ओर प्लांट्स हो गए, फिश, बर्ड्स, ह्यूमन बींग्स, इनकी जो बॉडी है वो मिलियन ऑफ सेल से बनी होती है, इसलिए इनको हम मल्टी सेलुलर बोलते हैं। और जो लाइफ क्या है, एक बेसिक लेवल है। और कह रहा है कि जो सेल है वो क्या है, एक बेसिक लेवल है जहाँ पे जो ये कह रहा है कि जो सेल है वो क्या है, एक बेसिक लेवल है जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है। और ये जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इनके अंदर ये जो सेल्स है सारी क्या करती हैं, वर्क टुगेदर, एक साथ मिलकर फंक्शन करती हैं।
ए ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स परफॉर्मिंग सिमिलर functions form tissue. Different tissue are organized to form a organ and several organ work together to form organ system. ये कह रहा है कि जो सिमिलर सेल्स होती हैं वो क्या करती हैं, सब मिलके एक सिमिलर, ये कह रहा है कि जो ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स होती हैं वो एक सिमिलर फंक्शन को परफॉर्म करती हैं जिसको हम बोलते हैं टिश्यू, और क्या बनाती है, टिश्यू बनाती है। और जो डिफरेंट टिश्यू होते हैं ये ऑर्गेनाइज्ड होके एक ऑर्गन की फॉर्मेशन करते हैं, और सेवरल जो ऑर्गन्स होते हैं ये मिलके क्या है, एक ऑर्गन सिस्टम को फॉर्म करते हैं, और ऑर्गन सिस्टम से ही क्या है, एक ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन होती है। एग्जाम्पल के लिए बताया है एज ए नेजल सच एज नेजल पोर्स, नेजल कैविटी, ट्रैकिया एंड लंग्स फॉर्म रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं ये क्या कर रहे हैं, मिलके एक ऑर्गन सिस्टम की फॉर्मेशन कर रहे हैं। जो कौन सा ऑर्गन सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम। देखो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन इन ऑर्गेनिज्म दिखा रखा है कि कैसे कैसे ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन हो रही है, एक बेस कि कैसे एक ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन हो रही है। सबसे पहले है एटम, फिर मॉलिक्यूल, फिर आती है सेल। सेल क्या बनाती है, सेल बनाती है टिश्यू। जो डिफरेंट टिश्यू होते हैं वो बनाते हैं ऑर्गन, और ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है, तब जाके एक ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन होती है। जो हमारी बायोलॉजी है उसमें क्या है, जो सेल है वो सबसे बेसिक और स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, बट केमिस्ट्री में क्या है, सबसे छोटा एटम माना जाता है, उसके बाद मॉलिक्यूल आता है। बायोलॉजी में सेल को इसलिए सबसे छोटे और बेसिक यूनिट माना जाता है क्योंकि ये क्या है, लिविंग, और हम बायोलॉजी में क्या पढ़ते हैं, लिविंग चीज़ों के बारे में ही स्टडी करते हैं। देखो दूसरा हमने क्या पढ़ा था कि जो डिफरेंट टिश्यू होते हैं वो मिलके क्या बनाते हैं, एक ऑर्गन की फॉर्मेशन करते हैं। वहीं यहाँ आप देखो पिक्चर में क्या दिखाया गया है, स्मूथ मसल टिश्यू, लूज कनेक्टिव टिश्यू, नर्वस टिश्यू, ब्लड और कोल्यूमिनर एपिथेलियम। ये क्या है, डिफरेंट टिश्यू के टाइप्स हैं, और जो मिलकर एक ऑर्गन की फॉर्मेशन कर रहा है उसका नाम क्या है, स्टमक। ठीक है, अब समझ में, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे डिफरेंट टिश्यू मिलके एक ऑर्गन की फॉर्मेशन कर रहे हैं। Even when cells are organized into tissue, organs and organ system, the cell remains the fundamental unit of structure and function in all living organisms. ये कह रहा है कि बेसिक सेल क्या है, कि कह रहा है कि बल्कि ये कह रहा है ये कह रहा है कि इवन सेल्स ही ऑर्गेनाइज, ये क्या कह रहा है कि जो सेल्स है वो ऑर्गेनाइज होके टिश्यू बनाएगी, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम की। ये कह रहा है कि जो सेल है वो ऑर्गेनाइज होके टिश्यू, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम की फॉर्मेशन करती है, बट जो सेल है वो ही क्या है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन है हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। क्योंकि एट द एंड क्या है, ये सब चीज़ें सेल से ही तो बन रहे हैं, टिश्यू हो गया, ऑर्गन हो गया, या ऑर्गन सिस्टम हो गया। This make us wonder how such tiny cells perform so many functions, so many different activities. What are the different component of cell? How does cell in our body communicate with each other? Do cell live forever or do they die? ये कह रहा है कि देखो डिफरेंट क्वेश्चंस हमारे दिमाग में आते हैं कि सेल जो है इतनी टाइनी है फिर भी कैसे डिफरेंट एक्टिविटीज़ परफॉर्म करती है। सेल्स में के और डिफरेंट कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं, सेल आपस में कैसे कम्युनिकेट करती है, क्या सेल फॉरएवर लाइव रहती है यानी कि सेल इमोर्टल है या डाई करती है। In this chapter we will explore the answer to these questions as we enter the fascinating world of cells। ये कह रहा है कि इस चैप्टर में हम इन सभी क्वेश्चंस के आंसर को एक्सप्लोर करेंगे जब हम एंटर करेंगे फैसिनेटिंग वर्ल्ड ऑफ सेल्स। जब सेल्स के फैसिनेटिंग वर्ल्ड में एंटर करेंगे तब हम इन सारे क्वेश्चंस का आंसर को भी एक्सप्लोर करेंगे। अब यहाँ पे देखो एक चार्ट दिया गया है, और यहाँ पे देखो एक चार्ट दिखाया गया है जिसमें क्या है, डिफरेंट साइज़ के ऑब्जेक्ट्स हैं, और इनके यहाँ साइज़ को मार्क किया गया है इस एक्सिस के ऊपर। देखो यहाँ पे आपको एक चार्ट दिखाया गया है, चार्ट में जो साइज़ हैं ऑब्जेक्ट्स का वो दिखाया गया है, और विजिबिलिटी दिखाई गई है कि कैसे कैसे यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट्स के नाम हैं, ये साइज़ दिखाया गया है, डिफरेंट साइज ऑफ ऑब्जेक्ट्स।
देखो यहाँ पे एक चार्ट दिखाया गया है जिसमें साइज ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं। यहाँ पे साइज हैं ऑब्जेक्ट्स का, यहाँ पे ऑब्जेक्ट के नाम हैं और यहाँ पे उनकी विजिबिलिटी दिखाई गई है कि कौन कौन से ऑब्जेक्ट को हम अनएडेड आई से देख पाते हैं और कौन कौन से ऑब्जेक्ट को हम एडेड आई से देख पाते हैं। देखो सबसे बड़ा यहाँ पे क्या दिखाया गया, रॉकेट का साइज़ दिखाया गया है। फिर उसके बाद नीम ट्री, ह्यूमन हाइट, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, चिकन एग हो गया, फिश एग हो गया, अमीबा हो गया। मतलब ये सारे जो ग्रीन उसके अंडर आ रहे हैं उन सबको क्या है हम अनएडेड आई से देख पाते हैं, यानी कि इनका साइज़ कैसा है, इनका साइज़ लार्ज है। उसके बाद क्या ऐसे और ऑब्जेक्ट्स दिखाए गए हैं जिन उनके बाद जो ऑब्जेक्ट दिखाए गए हैं, उनके बाद जो सेल्स दिखाई गई हैं उनको हम लाइट माइक्रोस्कोप से देख पाएंगे। उनका साइज़ क्या है, छोटा है, हम अपनी अनएडेड आई से नहीं देख पाते। फिर आते हैं इस सबसे नीचे जो ये वाले हैं, ये क्या हैं, ये सबसे छोटे हैं साइज़ के अंदर और इनको हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख पाते हैं, यानी कि इनका साइज़ क्या है, एक सेल से भी ज़्यादा छोटा होता है। या ये जैसे इनके मोलिक्यूल्स, इनका जो साइज़ है वो एक सेल से भी छोटा है। जैसे कि राइबोसोम हो गया, प्रोटीन, लिपिड, ये क्या है, ये सेल के कंपोनेंट्स होते हैं। इनको हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देख पाते हैं। तो आप एक बार इनका साइज़ देख लेना है। आप एक बार इसको एक बार आप इस टेबल से गो थ्रू होके एक बार आप इस टेबल को देख लेना। ज़्यादा कुछ नहीं है, आप में से इसमें सिर्फ साइज़ दिखाया गया है डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का और उनका कंपैरिजन किया गया है कि उनको हम कैसे कैसे देख पा रहे हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक नंबर 2.1, हाउ टू स्टडी सेल्स। व्हाट डू वी कॉल द एबिलिटी ऑफ ह्यूमन आई टू सी टू वेरी क्लोज ऑब्जेक्ट्स एज सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट। ये क्या कह रहा है कि हम ह्यूमन आई की हम ये कह रहा है कि जो एबिलिटी जिसके कारण क्या है ह्यूमन आई दो चीज़ों को जो कि बिल्कुल क्लोज रखी हुई है उनको एज ए सेपरेट और डिस्टिंक्ट करके देख पाती है, उसको हम क्या बोलेंगे। अभी देखते हैं आगे। ये कह रहा है कि एक इमेजिन करो कि जो 2 डॉट्स हैं वो क्या है, ये कह रहा है कि 2 डॉट्स ड्रॉ करो एक पीस ऑफ पेपर के ऊपर और इन डॉट्स को क्या करो, मूव करवाओ क्लोजर, और एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ क्या है ये कह रहा है कि आप 2 टाइनी डॉट्स ड्रॉ करो एक पीस ऑफ पेपर के ऊपर। ये कह रहा है कि 2 टाइनी डॉट्स आप ड्रॉ करो एक पीस ऑफ पेपर के ऊपर और डॉट्स को क्या है, मूव क्लोज लेके आओ एक दूसरे के, और देयर कम्स ए पॉइंट एट विच दे कैन नो लॉन्गर बी सीन एज सेपरेट। और कह रहे हैं कि एक ऐसा पॉइंट आएगा जब 2 पॉइंट्स है ना, ये हम उनको दोनों को सेपरेटली नहीं देख पाएंगे। व्हेन व्यूड फ्रॉम, देखो अब ये कह रहा है कि 2 डॉट्स ड्रॉ करो पेपर के ऊपर। अब उन 2 डॉट्स को इतना नज़दीक लेके आओ, एक दूसरे के पास लेके आओ, और कह रहा है कि एक पॉइंट ऐसा आएगा कि जब क्या है हम उन दोनों डॉट्स को सेपरेटली नहीं देख पाएंगे, यानी कि उनको डिस्टिंक्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है। When viewed from about 25, the near point of human eye, 2 points are separated by about 0.1 mm can be seen as distinct. अब ये कह रहा है कि जब हम ह्यूमन आई से किसी चीज़ को 25 सेंटीमीटर की दूरी से देखते हैं, जो 25 सेंटीमीटर है वो क्या है, नियर पॉइंट है ह्यूमन आई का। इस डिस्टेंस तक ह्यूमन आई क्या है, किसी भी चीज़ को अच्छे से सबसे नियर पॉइंट है ह्यूमन आई का, यहाँ तक ह्यूमन आई क्या है, क्लियरली चीज़ों को देख पाती है। ये कह रहा है कि जब 2 पॉइंट्स क्या है सेपरेट हो एक दूसरे से, 1 पॉइंट, जब 2 पॉइंट सेपरेट हो एक दूसरे से 0.1 mm की डिस्टेंस से, यानी कि 0.1 mm की डिस्टेंस से सेपरेट हो ये पॉइंट्स, तब, और हम क्या है 25 सेंटीमीटर की दूरी से इसको देख रहे हैं, तब तो क्या है हम इसको अच्छे से सेपरेटली देख पाएंगे और इसको क्या कर पाएंगे, डिस्टिंक्ट कर पाएंगे। अदरवाइज
अगर इससे कम दूरी होगी ना पॉइंट्स की, और इससे या तो हम 25 सेंटीमीटर से दूर देख रहे हैं या उससे नज़दीक देख रहे हैं, तो क्या है, ये हमें सिंगल पॉइंट की तरह नज़र आएंगे। यानी कि जो ह्यूमन आई है उसकी इतनी ही कैपेबिलिटी है कि वो 0.1 mm की जो डिस्टेंस है दो ऑब्जेक्ट के बीच में, उसको सेपरेटली दिखा सकती है। इससे कम डिस्टेंस के ऑब्जेक्ट को वो क्या है, सेपरेटली नहीं दिखा पाएगी। इसको हम बोलते हैं, जो सबसे पहले जो क्वेश्चन पूछा गया था कि दो चीज़ों को जो कि बहुत क्लोज रखी है उसको सेपरेट और डिस्टिंक्ट करने की जो एबिलिटी होती है ह्यूमन आई की, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन। ठीक है, ह्यूमन आई का लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन कितना है, ये है 0.1 mm। A cell is usually too small to be seen by the unaided eye. This raises an important question: how have cell biologists studied the structure and function of cells that are much smaller than the limit of resolution of human eye? ये कह रहा है कि जो सेल है यूजुअली क्या होती है, बहुत स्मॉल साइज़ की होती है। अब हमने देखा ऊपर की जो ह्यूमन आई है उसका रेजोल्यूशन कितना है, 0.1 mm का, लेकिन सेल तो इससे भी छोटी होती है। तो ये क्वेश्चन उठता है ना कि जब हम अपनी आंखों से देख ही नहीं पा रहे सेल को, तो हम सेल के स्ट्रक्चर और फंक्शन को कैसे स्टडी किया हमने। ठीक है, तो अब जो सेल है ये कह रहा है कि ये ह्यूमन आई की रेजोल्यूशन से तो बहुत छोटी है, तो इसके जो ये कह रहा है कि जो सेल है उसका जो साइज़ है वो ह्यूमन रेजोल्यूशन है ह्यूमन आई का, जो कि 0.1 mm है, उससे बहुत छोटी है। तो कैसे बायोलॉजिस्ट ने से जो सेल है उसकी स्ट्रक्चर और फंक्शन को स्टडी किया। यू हैव लर्नड अबाउट कॉन्वेक्स लेंस। ए कॉन्वेक्स लेंस और ए कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज दैट इज एन ऑब्जेक्टिव लेंस और एन आई पीस यूज्ड फॉर द मैग्निफिकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मेक इट अपीयर लार्जर। अब देखो जो आपकी न्यू बुक है उसमें ये भी बहुत अच्छी चीज़ दी गई है। अगर आपने कोई भी चीज़ प्रीवियस ईयर में कोई भी टॉपिक पढ़ा हुआ है तो उसको मेंशन किया गया है। जैसे आपने कॉन्वेक्स लेंस के बारे में ग्रेड 8 में क्यूरियोसिटी बुक में के चैप्टर 10 में पढ़ा है। कह रहा है कि जो कॉन्वेक्स लेंस है वो क्या करता है, ये कॉन्वेक्स लेंस या कॉम्बिनेशन ऑफ जो लेंसेज है, जैसे ऑब्जेक्टिव लेंस हो गया, आई पीस लेंस हो गया, ये क्या किस में यूज़ करते हैं, हम मैग्नीफिकेशन में यूज़ करते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम उसके साइज से ज़्यादा बड़ा करके हमें देखना है, उसको मैग्नीफाई करके देखना है, तो हम क्या यूज़ करते हैं, कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्वेक्स लेंस के कॉम्बिनेशंस को, जैसे आई पीस और ऑब्जेक्टिव लेंस हो गया। कॉन्वेक्स लेंस देखो ऐसे होता है, ठीक है, इसका हम यूज़ करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के मैग्नीफिकेशन में। जैसे ये ऑब्जेक्ट का साइज़ लगभग इतना है, तो क्या है, एम लेंस की मदद से उसको कई गुना ज़्यादा बड़ा देख सकते हैं। Robert Hooke was the first person to observe a cell in 1665 using self-designed microscope capable of about 200 to 300x मैग्नीफिकेशन। ये कह रहा है कि जो रोबोट हुक नाम के साइंटिस्ट थे उन्होंने फर्स्ट ऑब्जर्व किया था सेल को, कौन से ईयर में, 1665 में, और किसके थ्रू किया था, सेल्फ डिज़ाइन माइक्रोस्कोप के थ्रू। उन्होंने खुद माइक्रोस्कोप को डिज़ाइन किया था, और उस माइक्रोस्कोप की मैग्नीफिकेशन पावर कितनी थी, 200 से 300x थी। while examining while examining while examining the examining examining the while examining a cell while examining a thin slice of cork, he observed small box like compartments and named them cells। ये कह रहा है कि इन्होंने क्या लिया था, इन्होंने क्या लिया था, इन्होंने क्या है, स्लाइस ऑफ कोर को ऑब्जर्व किया था माइक्रोस्कोप के अंडर, और उन्होंने माइक्रोस्कोप में के अंडर क्या ऑब्जर्व किया, स्मॉल बॉक्स देखे, स्मॉल बॉक्स लाइक कंपार्टमेंट्स ऑब्जर्व किए, और उनका नाम इन्होंने क्या दिया, सेल दिया। In school laboratories, light microscope are used to observe objects using different objective lenses 10x 40x to achieve better magnification and resolution under visible light। ये कह रहा है कि आप अपने स्कूल लेबोरेटरीज में जो लाइट माइक्रोस्कोप होता है उसको यूज़ करो, और ऑब्जेक्ट को क्या है, यूज़ करो, और जो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं उनको ऑब्जर्व करो एट डिफरेंट ऑब्जेक्टिव लेंसेज, जैसे 10x पे देखो, 40x पे देखो, और उसको देखो कि कौन से एक्स के ऊपर वेक्टर मैग्नीफिकेशन और रिजोल्यूशन हमें दिख रहा है। जो लाइट माइक्रोस्कोप होता है उसको हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, अंडर विजिबल लाइट। यहाँ देखो, द डिस्कवरी ऑफ सेल,
ये है रोबोट हुक, जिन्होंने 1665 में क्या था, फर्स्ट सेल को ऑब्जर्व किया था। और ये है इनका जो सेल्फ डिज़ाइन माइक्रोस्कोप। हालांकि अब तो टेक्नोलॉजी के साथ माइक्रोस्कोप भी बहुत एडवांस हो गए, बट इन्होंने उस टाइम इस माइक्रोस्कोप का यूज़ किया था सेल को देखने के लिए। और इन्होंने ड्राइंग बनाई थी कि उन्होंने क्या देखा माइक्रोस्कोप के अंदर, ये ऐसी कुछ ड्राइंग थी इनकी। और ये कैसे है, कंपार्टमेंट्स दिख रहे होंगे ना आपको, स्मॉल स्मॉल। इन्होंने इनका नाम क्या रखा, सेल रखा। एक्सप्लोर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ माइक्रोस्कोप इन योर स्कूल लेबोरेटरी। अब ये क्या कह रहा है कि डिफरेंट जो पार्ट्स हैं माइक्रोस्कोप के, उनको एक्सप्लोर करो आप अपनी स्कूल लेबोरेटरी के अंदर, और ऑब्जर्व करो फाइन स्ट्रक्चर और वेरियस मटेरियल को इसके अंदर। ये कह रहा है कि जो आप माइक्रोस्कोप के अंदर क्या है, मैग्नीफाइड इमेज देखोगे किसी भी ऑब्जेक्ट का, बट आप क्या ये बता सकते हो कि जो एक्चुअल साइज है ऑब्जेक्ट का वो कितना होगा। देखो ये आपकी बुक में ये माइक्रोस्कोप दिखाया गया है। ये क्या है, लाइट माइक्रोस्कोप है। यहाँ ये सबसे ऊपर क्या है, आई पीस है। यहाँ से हम क्या है अपनी आई के थ्रू यहाँ देखते हैं जहाँ पे स्लाइड रखी होती है। ये है बॉडी ट्यूब, ये ऑब्जेक्टिव लेंस है, ये स्टेज है और यहाँ पे हम अपनी स्लाइड रखते हैं। ये मिरर है। ये क्या है, फाइन एडजस्टमेंट नोब है, जिससे हम क्या है एडजस्ट करते हैं इसकी बॉडी ट्यूब को। और ये हैंडल है और ये बेस है। आप एक बार अपनी स्कूल लेबोरेटरी में इसको अच्छे से देखना, और जब आप इसको रियल में देखोगे ना तब आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा इसके जो पार्ट्स हैं उनके बारे में। तो आपकी बुक में एक एक्टिविटी है, एक्टिविटी नंबर 2.1, लेट्स अस एस्टिमेट द साइज ऑफ सेल। अब यहाँ पे क्वेश्चन था ना कि हम जो ऑब्जेक्ट है उसकी मैग्नीफाइड इमेज देख रहे हैं इसके अंदर माइक्रोस्कोप के अंदर, तो क्या आप उसकी एक्चुअल साइज है उस ऑब्जेक्ट का वो पता कर पाओगे। तो आपकी क्या है इसमें यही दिखाई गई। एक बार एक्टिविटी से पहले एक बार ये और देख लेते हैं, रेडी टू गो बियॉन्ड। यहाँ पे आपका क्या है, एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की पिक्चर दिखाई गई है। ये कह रहा है कि अपार्ट फ्रॉम लाइट माइक्रोस्कोप साइंटिस्ट आल्सो यूज पावरफुल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ये कह रहा है लाइट माइक्रोस्कोप के अलावा जो साइंटिस्ट है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का भी यूज़ करते हैं, जो कि मोर पावरफुल है लाइट माइक्रोस्कोप से। और ये रिवील करता है जो फाइन डिटेल होती है ना सेल स्ट्रक्चर की उसको, यानी कि जो फाइन डिटेल्स को भी क्या है दिखाता है। और ये इंस्ट्रूमेंट है ना जो ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जैसे इसका नाम है वैसे ही क्या इसके अंदर बीम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज होती है इंस्टेड ऑफ लाइट टू प्रोड्यूस हाई मैग्नीफाइड इमेज को प्रोड्यूस करने के लिए। जैसे लाइट माइक्रोस्कोप में लाइट का यूज़ कर रहे थे, वैसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में किसका यूज़ कर रहे हैं, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का कर रहे हैं। और ये क्या करता है, ये सेल स्ट्रक्चर को नैनोमीटर स्केल के ऊपर भी दिखाता है, और रिमार्केबल क्लैरिटी से के साथ ये पिक्चर को दिखाएगा। यहाँ पे बताया कि जो नैनोमीटर है वो 1 बिलियंथ ऑफ ए मीटर है, यानी कि 1 बिलियंथ पार्ट है एक मीटर का। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि एक नैनोमीटर कितना छोटा होगा साइज में। तो ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, ये उसको भी क्या है अच्छे से क्लैरिटी के साथ दिखा रहा है। यू कैन थिंक कि ये माइक्रोस्कोप कितना पावरफुल है। अब हम अपनी एक बार इस एक्टिविटी को कंटिन्यू करते हैं। तो चलो हम एक जो रियल साइज होता है सेल का उसको कैसे एस्टिमेट करते हैं वो एक्टिविटी में देखते हैं। सबसे पहले इसने बोला है टेक ए ट्रांसपेरेंट रूलर विद मिलीमीटर मार्किंग। एक सबसे पहले हमें क्या लेना है, ट्रांसपेरेंट रूलर लेना है जिसके ऊपर कैसी मार्किंग हो, मिलीमीटर्स के अंदर मार्किंग हो। प्लेस द रूलर ऑन द स्टेज ऑफ माइक्रोस्कोप। जो माइक्रोस्कोप का ये जो स्टेज है ना इसके ऊपर रूलर को प्लेस करेंगे, फोकस करेंगे एडजस्टमेंट नोब की हेल्प से, और ऑब्जर्व करेंगे जो डायामीटर है ना सर्कुलर फील्ड का उसको। और किसके थ्रू देखेंगे, आई पीस के थ्रू देखेंगे, और मेज़र करेंगे के अंदर। देखो ये जो यहाँ पे है ना, यहाँ पे रखेंगे हम अपने यहाँ पे हम अपने रूलर को रखेंगे, यहाँ आई पीस से उसको देखेंगे, उसको एडजस्ट करेंगे। और जो ये सर्कुलर जो पीस है ना, जो सर्कुलर फील्ड है उसका व्यू का डायमीटर देखेंगे और में उसको मेजर करेंगे। जो सर्कुलर फील्ड का जो व्यू है ना उसका डायमीटर हम मेज़र करेंगे। ठीक है, डायमीटर क्या होता है, देखो ये सर्कुलर व्यू पॉइंट है, ये हम क्या है आई पीस से इसको देख रहे हैं, और इसका पे क्या है ये ऐसे स्केल रखा हुआ है। तो जो इसका जो डायमीटर है ना ये वाला होता है डायमीटर, या ये कोई भी लगा लो। ये जैसे सर्कुलर पीस से इसका क्या है, इसके डायमीटर को हमने क्या है फाइंड आउट कर लिया कि सर्कुलर पीस का डायमीटर कितना है। फाइंड आउट कर लिया ये जो सर्कुलर व्यू फील्ड है इसका डायमीटर। अब इस डायमीटर को हम क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे से माइक्रोमीटर में, यानी कि से अब हम क्या करेंगे माइक्रोमीटर में इसको कन्वर्ट करेंगे। सपोज करो जो ये जो डायमीटर था ये कितना था, ये 5 mm था। ठीक है, हमने देखा। तो अब 5 mm को कन्वर्ट करेंगे, इज इक्वल टू 1000 माइक्रोमीटर।
तो हम इसका जो डायमीटर था ये कितना आया था, 5 mm आया था। तो हम 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 से करेंगे, और इसका जो डायमीटर आ गया वो कितना आ गया, 5000 माइक्रोमीटर। ठीक है, ऐसे अब हम रूलर को रिमूव कर देंगे और उसकी जगह पे क्या रखेंगे, अनियन पील की स्लाइड रखेंगे स्टेज के ऊपर जहाँ पे हमने अपना रूलर रखा था। फोकस करेंगे अब स्लाइड के ऊपर और काउंट करेंगे नंबर ऑफ सेल्स प्रेजेंट अलोंग द डायमीटर ऑफ फील्ड ऑफ व्यू इन वन स्ट्रेट लाइन। अब देखो, अब ये क्या कह रहा है कि हमने स्टेज के ऊपर स्लाइड रखी, ये सर्कुलर व्यू फील्ड है, ये डायमीटर था, ये हमने डायमीटर पता कर लिया कितना। अब इस डायमीटर के अलोंग हम नंबर ऑफ सेल्स क्या है काउंट करेंगे, और नंबर ऑफ सेल्स काउंट करेंगे स्लाइड के अंदर। जैसे कि ये ऐसे सेल्स प्रेजेंट है कंपार्टमेंट की फॉर्म में, ऐसे ऐसे सेल्स प्रेजेंट है। तो ये डायमीटर है ना, इसकी लाइन स्ट्रेट लाइन में हम इनको काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 ऐसे करनी है काउंट। लास्ट में हम क्या कर पाएंगे, जो रियल साइज है सेल का वो क्या है पता कर पाएंगे। अब देखो 1 मिलीमीटर का इसने यूनिट कन्वर्जन दे रखा है कि 1 मिलीमीटर क्या है, 1000 माइक्रोमीटर के बराबर है। तो एस्टिमेट कैसे करेंगे, अब यहाँ देखो जो डायमीटर है विजिबल फील्ड का वो कितना था, वो हमने निकाला था ना, वो 5000 माइक्रोमीटर निकला था 5 mm से जब उसको कन्वर्ट किया था। हमने सेल को काउंट किया एक सीरीज़ के अंदर, स्ट्रेट सीरीज़ के अंदर। तो सेल कितनी, लगभग यानी कि 25 सेल दिखी हमें फॉर एग्जांपल। तो ये इसको हम क्या करेंगे 25 से डिवाइड कर देंगे और कितना आया 200 माइक्रोमीटर। तो ये क्या कह रहा है कि ऐसे हम 1 ओनियन सेल का क्या है रियल साइज निकाल पाएंगे विच इज़ 200 माइक्रोमीटर। The estimated size of an onion peel size is 200 micrometer. How much does a light microscope magnify this? The total magnification of, अब ये कह रहा है कि जो एस्टिमेटेड जो रियल साइज है अनियन पील की सेल का वो कितना है 200 माइक्रोमीटर है। तो माइक्रोस्कोप कितनी, जो लाइट माइक्रोस्कोप है उसको कितना मैग्नीफाई करके दिखा रहा है। जो ये मैग्नीफिकेशन है ना माइक्रोस्कोप की, ये डिपेंड कर रही है कि कितनी मैग्नीफाइंग पावर है आई पीस की और ऑब्जेक्टिव लेंस की। माइक्रोस्कोप के आई पीस और ऑब्जेक्टिव लेंस की कितनी ज़्यादा मैग्नीफाइंग पावर है, ये इस बात पे डिपेंड करेगा। अब दोनों आई पीस और ऑब्जेक्टिव लेंस है ना मैग्नीफाई कर रहे हैं 10x से। तो क्या है जो टोटल मैग्नीफिकेशन कितनी होगी 100x। देखो ऑब्जेक्टिव जो लेंस है और जो आई पीस लेंस है वो उनकी दोनों की क्या है 10x मैग्नीफिकेशन पावर है। तो 10x को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 100x। तो ये क्या है किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या है 100x से मैग्नीफाई करके दिखाएगा। किसी भी जो कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको क्या करेगा ये 100 टाइम्स लार्जर करके दिखाएगा। जैसे कि ये साइज है 200 माइक्रोमीटर ओनियन पील सेल का, तो उसको क्या करेगा ये 100 है, अगर एक्स पे देखेंगे तो ये क्या उसको क्या है ये 100 टाइम्स लार्जर करके दिखाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैसे हमने एक जो रियल साइज है सेल का वो उसको फाइंड आउट किया माइक्रोस्कोप की हेल्प से। ये कह रहा है कि अब हमें समझ आ गया ना कि कैसे जो माइक्रोस्कोप है उससे हम वेरी स्मॉल स्ट्रक्चर को भी क्लियरली देख पाते हैं। और जो माइक्रोस्कोप है ये एक एसेंशियल टूल है सेल के स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए। ओवर द ईयर साइंटिस्ट हैव इम्प्रूव्ड द माइक्रोस्कोप बाय इम्प्रूविंग इट्स 3 मेन फीचर्स, रिजोल्यूशन, मेजर ऑफ क्लैरिटी, कॉन्ट्रास्ट, डिफरेंस ऑफ ब्राइटनेस बिटवीन वेरियस पार्ट्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड मैग्नीफिकेशन। अब ये क्या कह रहा है कि टाइम के साथ जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने माइक्रोस्कोप को भी क्या है इम्प्रूव किया है। इम्प्रूविंग के दौरान इन्होंने इसके 3 फीचर को इम्प्रूव किया है। एक तो रिजोल्यूशन पावर माइक्रोस्कोप की जो क्या कर रहा है किसी भी चीज़ को क्लैरिटी के साथ दिखाता है। दूसरा कॉन्ट्रास्ट, तो ये क्या है डिफरेंस इन ब्राइटनेस बिटवीन वेरियस पार्ट्स। देखो ये क्या है ब्लैक और वाइट का जो कॉम्बिनेशन है ना इसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रास्ट। और मैग्नीफिकेशन क्या है कि कितना किसी चीज़ को बड़ा करके दिखा रहा है, ये है मैग्नीफिकेशन पावर माइक्रोस्कोप की। दीज इम्प्रूवमेंट्स हैव टर्न माइक्रोस्कोप इनटू पावरफुल टूल फॉर स्टडिंग सेल। जो ये इम्प्रूवमेंट्स है ना ये माइक्रोस्कोप को क्या है एक पावरफुल टूल बनाते हैं सेल की स्टडी करने के लिए। You can see a picture of lower surface of कोलकोशिया लीफ ऑब्जर्व अंडर स्कैनिंग माइक्रोस्कोप। ये कह रहा है कि जो कोलकोशिया लीफ है उसके लोअर सरफेस को देखो स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की हेल्प से। ये पिक्चर दिखाई गई है। ये लोअर सरफेस पे जो स्टोमेटा प्रेजेंट थे लीफ के ऊपर, ये देखो आपको दिख रहे होंगे ना ये स्टोमेटा, इनके स्टोमेटल पोर भी आपको दिख रहे होंगे। ये किसके थ्रू देखा है सैम के थ्रू, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ये क्या करता है जो सेल सरफेस है उसको अच्छे से दिखाता है। ये किसी भी चीज़ की सरफेस को अच्छे से क्लियरली दिखाने के लिए यूज़ होता है। वही एक टैम भी होता है ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। वो क्या है ये टैम क्या है, ये सेल के अंदर जो ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट है ना उनको अच्छे से क्लियरली देखने के लिए
यूज़ होता है। तो आपको ये फोटोग्राफ दिख रहा होगा जिसके अंदर क्या है, लीफ के लोअर सरफेस दिखाया गया है और उसके आपको स्टोमेटा आपको दिख रहे होंगे।